एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज के सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में बातें कर रहे हैं। बिल्कुल डिटेल में हम इस टॉपिक को समझेंगे बिकॉज इट इज वेरी बेसिक। इसके बिना बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले हम वो बेसिक चीजें समझ लेंगे जिसकी आगे जरूरत होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जाने कि बिल किसको कहते हैं। संसद के अंदर जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, भारत देश के अंदर जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, उसके लिए वोटिंग करवाई जाती है। ठीक है, उसके लिए क्या करवाई जाती है, उसके लिए वोटिंग करवाई जाती है। तो अब संसद के अंदर देखो, अपनी पॉलिटी के अंदर ना, सबसे पहले तो ये समझो आप, वेरी बेसिक से हम समझते हैं। पॉलिटी के तीन अंग होते हैं, तीन ऑर्गन होते हैं। एक को कहते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन। क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन। एक को कहा जाता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और एक को कहा जाता है जुडिशरी। हिंदी वाले एस्पिरेंट इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे विधायी, इसको कहेंगे कार्यकारी और इसको कहेंगे न्यायिक। क्या कहेंगे? न्यायिक। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। एक को कहते हैं विधायी, एक को कहते हैं कार्यकारी, एक को कहेंगे न्यायिक। तो अब देखो क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कानून बनाना, टू मेक लॉज। ये कानून बनाते हैं। कानून बनाने का काम विधायी अंग का होता है, लेजिस्लेटिव बॉडी का होता है। जो हमारी संसद है वो एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? टू इम्प्लीमेंट लॉ। इसका काम क्या होता है? टू इम्प्लीमेंट लॉ, कानून को लागू करना। जो भी कानून बन गया है आपकी संसद के अंदर, उसको लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव, जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, पुलिस, ये सब किस में आएंगे? ये एग्जीक्यूटिव में आएंगे। क्यों आएंगे? बिकॉज इनको ऑर्डर मिला कि मास्क लगाना है, ये कानून बना दिया संसद ने। अब ये उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और लोगों पे जुर्माना लगा रहे हैं उसको लागू करवाने के लिए कि आपको हेलमेट लगाना है, आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइजर रखना है आपको अपने पास, आपको 2 गज दूरी रखनी है। तो इन्होंने क्या किया? वो बने हुए कानून को लागू करवा रहे हैं ये। ठीक है, और फिर होता है जुडिशरी, जिसको कहते हैं न्यायिक। ये क्या करता है? टू चेक लॉज। ये क्या करते हैं? बने हुए कानूनों को चेक करते हैं कि क्या जो कानून बना है वो संविधान के अकॉर्डिंग बना है या संविधान से हटके कुछ बन गया है। कहीं हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं टूट रहा है, कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लॉस तो नहीं हो रहा है। इस तरीके से ये तीन ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब जितनी भी बातें कानून बनाने के लिए होती है, जो भी चीजें कानून बनाने पे डिस्कशन होगी, वार्तालाप होगी, उसके ऊपर वोटिंग होती है। कोई भी काम वोट के बिना संसद में होता ही नहीं है। ठीक है, कोई भी काम वोट के बिना संसद में, ये फैन लगाना है, कौन सी कंपनी का लगाएं? हिताची का लगाएं, हम फिलिप्स का लगवाएं, कौन सी कंपनी का फैन लगवाना है, ये भी वहां पे वोटिंग से होगा। जो भी काम होता है संसद में सब वोटिंग से होता है। और जिस मुद्दे पे बहस करनी है, जिस पर वोटिंग करनी है, उस मुद्दे को बिल कहते हैं कि ये बिल आया है। ठीक है, जब इस बिल पे, बिल का मतलब बहस का मुद्दा, ठीक है, एजेंडा, आपका टॉपिक क्या है बातचीत का, उसको बिल कहा। जब इस बिल के ऊपर प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, जब इस बिल पे प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, यानी कि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया, और दोनों से पास होने के बाद अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और अगर इस पे प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो ये बिल क्या बन जाता है? ये बिल एक्ट बन जाता है। हम क्या कहेंगे कि एक्ट बन गया। इट मींस प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट दे दिया, उसको अपने हस्ताक्षर कर दी, अपनी मंजूरी दे दी, और अब ये बात देश भर में लागू होने के लिए तैयार है। तो बिल और एक्ट में क्या फर्क है वो पता होना चाहिए, और बिल किसको कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब जो ये बिल होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक को कहते हैं गवर्नमेंट बिल और एक को कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल। गवर्नमेंट बिल क्या होता है? अगर कोई मंत्री यानी अगर कोई मिनिस्टर किसी बिल को पेश करता है संसद में खड़े होके, कोई मुद्दा कोई मिनिस्टर उठा रहा है, मिनिस्टर मतलब जिसको कोई ना कोई मंत्रालय मिला हो, छोटा बड़ा कैसा भी, 60 से 70 लोग। अब देखो, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के अंदर 545 मैक्सिमम लोग हैं, राज्यसभा में 245 मैक्सिमम लोग हैं। ठीक है, मैं मंत्री बता रही हूं कौन होगा मंत्री। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 790 लोग। इन 790 लोग में से कोई 70 से 80 लोगों को मंत्री परिषद का
यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको कहते हैं, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बनाया जाता है। कोई 70 से 80 लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का यानी मंत्री परिषद का मेंबर बनेंगे। यानी देसी भाषा में अगर मैं कहूं, क्योंकि अभी आप समझेंगे नहीं, मंत्री परिषद यानी 70 से 80 लोगों को कोई ना कोई मंत्रालय मिलेगा। बाकी जितने लोग होंगे, मान लीजिए 90 लोगों को मंत्रालय मिल गया, मैं ऐसा मान रही हूं 90 लोगों को मंत्रालय मिल गया। अब जो ये 700 लोग रह गए, या तो वो लोकसभा के सदस्य हैं या तो वो राज्यसभा के सदस्य हैं, पर कोई मंत्रालय नहीं मिला। मतलब वो एमपी तो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, लेकिन उनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई मंत्रालय उनको नहीं मिला है। तो ऐसे लोग जो मंत्री हैं, जिनको कोई ना कोई मंत्रालय मिला है, कपड़ा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, ठीक है, या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, हम जैसे कह रहे हैं डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, कोई ना कोई मंत्रालय अगर जिसको मिला है, वो कौन बन गया? वो बन गया मंत्री, यानी वो बन गया मिनिस्टर। अगर वो मिनिस्टर संसद में खड़ा होके कोई बहस या मुद्दा बनाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? वो क्या बन गया? वो बन गया बिल। ठीक है, अब ये जो 700 लोग हैं जो मंत्री नहीं है, सिर्फ एमपी हैं, मंत्री नहीं है, सिर्फ एमपी हैं, वो अगर कोई बिल संसद में लेके आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वो हो गया प्राइवेट मेंबर बिल। वो क्या हो गया? प्राइवेट मेंबर बिल। मतलब नॉट अ मिनिस्टर। कोई अगर मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ एमपी है। प्राइवेट मेंबर का मतलब ये नहीं होता कि आपके या मेरे जैसे कोई भी अरे गहरे लोग उठ के वहां बिल पेश कर देंगे। प्राइवेट मेंबर का बिल होता है जो सांसद तो है, एमपी तो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, लेकिन उनको कोई भी मंत्रालय नहीं मिला हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट बिल क्या होता है? प्राइवेट मेंबर। अब तुमको इंपॉर्टेंस पता लग रही हो गई। ये मंत्री है तो मंत्री की बातों की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है, उनकी बातों की इंपॉर्टेंस कम होगी। तो इनका बिल इजीली पेश हो जाता है, मैं पास नहीं कह रही, इजीली रिप्रेजेंट हो जाता है, इनकी बातों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, इनका बिल इजीली रिप्रेजेंट हो जाता है। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल इजीली रिप्रेजेंट नहीं होता है, इनको 1 मंथ पहले प्रायर नोटिस देना पड़ता है कि भाई हम ये बिल लाना चाहते हैं, ठीक है, हम ये बिल लाना चाहते हैं, हमको इस चीज की आज्ञा दी जाए। तो लोकसभा में आज्ञा कौन देगा? परमिशन कौन देगा? लोकसभा का स्पीकर। और राज्यसभा में परमिशन कौन देगा? राज्यसभा का चेयरमैन, की हाँ जी आप अपनी बात रख सकते हो, इस बिल पे हम बहस करवा सकते हैं। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? गवर्नमेंट बिल, कम इंपॉर्टेंट प्राइवेट मेंबर बिल। इसको इतना बड़ा नोटिस नहीं देना पड़ता, उसको बहुत बड़ा नोटिस, बहुत समय पहले नोटिस देना पड़ता है। समझ गए? ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट बिल फेल हो जाए, अगर गवर्नमेंट बिल को रिप्रेजेंट करने की अनुमति नहीं मिल रही है, ये फेल हो जाए, इट मींस क्या हुआ कि यानी सरकार के अंदर विश्वास कम हो रहा है, सरकार के अंदर कॉन्फिडेंस कम है लोगों का, यानी सरकार के अंदर कहीं ना कहीं बहुमत में प्रॉब्लम आ रही है, मेजॉरिटी में प्रॉब्लम है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये शब्द आपको क्लियर होंगे, अभी डिटेल में इतना मत जाओ, अभी मोटी मोटी बातें हम समझते हैं। ठीक है, तो सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, डोंट वरी कि कैसे क्या होगा, मैं करवाऊंगी। अब जो ये मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बिल होता है और प्राइवेट मेंबर बिल होता है, गवर्नमेंट बिल होता है, प्राइवेट मेंबर बिल होता है, मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए, गवर्नमेंट बिल जो है वो 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, अ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस, कोई मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही है। इसके अप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर ये रिजेक्ट हो जाए, गवर्नमेंट बिल रिजेक्ट हो जाए, मतलब गवर्नमेंट में लोगों को विश्वास नहीं है, किसी मंत्री की बात रिजेक्ट हो रही है, इट मींस उसका विश्वास कम है, लोग उस पर ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लोग उस पर ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और अगर वो अपना कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो उनको रेजिग्नेशन भी देना पड़ता है, क्योंकि संसद में सरकार जब तक बनी रहेगी, जब तक आपके पास बहुमत है, जब तक आपके पास वोट्स है, मेजोरिटी है 273 वोट्स। ठीक है, अगर 273 वोट्स नहीं है आपके पास तो इट मींस आपकी सरकार गिरने वाली है। ठीक है, तो अगर आपकी ये बातों को इतना वैल्यू नहीं मिल रहा है कि आपको अप्रूवल क्या ही नहीं वैल्यू मिल रहा है, मतलब आपको अप्रूव ही नहीं करने दिया जा रहा है, आपका जो बिल है वो रिजेक्ट हो गया है, इट मींस आपकी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी है। ठीक है, क्लियर। और 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है, इनको सिर्फ 7 डेज नोटिस देना पड़ता है, प्राइवेट मेंबर वालों को 1 महीने का कि हम ये बात लाना चाहते हैं, हमें परमिशन दे दी जाए। तो ये कितने तरीके के होते हैं? गवर्नमेंट बिल फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं ऑर्डिनरी बिल के रूप में, मनी बिल के रूप में, फाइनेंस बिल के रूप में और कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट बिल के रूप में।
तो पहले ऑर्डिनरी बिल जो है वो सबसे लास्ट में बताऊंगी, सबसे पहले मैं मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपको बताती हूँ। देखो जो मनी बिल होता है, जिसको धन विधेयक कहते हैं, कौन सा बिल मनी बिल होगा, ये बात आर्टिकल 110 में लिखी हुई है। मनी बिल के अंदर फाइनेंस की बातें तो होंगी ही होंगी, लेकिन साथ में टैक्स की बातें होंगी, रेगुलेशन ऑफ टैक्स, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, रिडक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स की बातें होंगी। तो जिन बिल्स के अंदर टैक्स की बातें होती है, या जो बातें आर्टिकल 110 में लिखी हुई है कि इन इन बातों को हम मनी बिल कहेंगे, बस उन्हीं बातों को हम मनी बिल कहेंगे। आर्टिकल 110 में जो बात लिखी हुई है वही बातें मनी बिल है। और फाइनल डिसीजन किसका होता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है? फाइनल डिसीजन हमेशा लोकसभा स्पीकर का होगा। लोकसभा स्पीकर सर्टिफिकेट लगाएगा किसी बिल के साथ कि ये बिल मनी बिल है, तो इसका मतलब वो मनी बिल है। अगर लोकसभा स्पीकर ये सर्टिफाई कर दे किसी बिल को कि ये बिल मनी बिल है, तो इट मींस वो मनी बिल है, कोई इसको मना नहीं कर सकता। और आप लोकसभा स्पीकर की बात को चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में कि भाई तूने इसको मनी बिल कैसे कह दिया, आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये बात याद रखोगे, लोकसभा स्पीकर की बात फाइनल मानी जाएगी, और वो भी आर्टिकल 110 के अनुसार डिसीजन लेगा। ठीक है, तो ये बात। दूसरा, जो मनी बिल होता है उसका इंट्रोडक्शन कहां से शुरू होगा, लोकसभा से या राज्यसभा से? उसका जो इंट्रोडक्शन है वो केवल लोकसभा से होगा, राज्यसभा से उसकी शुरुआत नहीं हो सकती, केवल लोकसभा से उसका इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, लोकसभा से इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है जी, इंट्रोडक्शन करवा दिया, यानी पढ़ के सुना दिया, भाई इस बात पे हम बहस करना चाहते हैं। अब लोकसभा से वो हो गया पास, यहां से पास होने के बाद वो जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में गया तो राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम है। राज्यसभा उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है? या तो राज्यसभा उसको एक्सेप्ट कर देगा, या राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर देगा, या राज्यसभा उसको अमेंड करने के लिए कहेगा कि मुझे तो इसमें ये 2 पॉइंट समझ नहीं आए और इसको बदल दो। अब 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा कुछ भी कहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फाइनल डिसीजन जो है, ये कुछ भी कहे यहां से पास ही माना जाता है। फाइनल डिसीजन लोकसभा के हाथ में होता है। अब ये जो बिल है ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट इसका क्या क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट या तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, या तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट इसको दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, या तो हाँ करो या ना करो, पर रिकंसिडरेशन क्या होता है? दोबारा से प्रेसिडेंट उसको संसद में नहीं भेज सकते कि भाई ये बात मुझे समझ नहीं आई, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दो, ऐसा नहीं होगा। या तो आप उसको एक्सेप्ट करो या तो आप उसको रिजेक्ट करो। प्रेसिडेंट के पास मनी बिल के केस में रिकंसिडरेशन की पावर नहीं होती है। ठीक है, तो मनी बिल जो है केवल लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा के पास 14 दिन के लिए भेजा जाता है, वो कुछ भी कहे 14 दिन के बाद उसको पास ही माना जाएगा, लोकसभा का डिसीजन ही फाइनल होगा, मैटर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट इसको दोबारा संसद में नहीं भेज सकता, या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी ये मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो प्रायर परमिशन लेनी होती है प्रेसिडेंट से। फॉर इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी इसको पेश करने के लिए, नीड प्रायर अप्रूवल या प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन रहेगी, जरूरी है। प्रेसिडेंट हाँ कह देंगे इसको तभी आप प्रेजेंट करोगे, वरना नहीं रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये बात आपको मनी बिल के केस में पता होनी चाहिए। ये सब बातें मनी बिल की थी, एक बार हम देख लेते हैं मनी बिल के बारे में। देखिए क्या कहता है मनी बिल, उसको देख लीजिए। ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ऑर्डिनरी बिल को लास्ट में पढ़ेंगे, पहले मनी बिल को पढ़ेंगे। मनी बिल जो है आर्टिकल 110 के अंदर लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें इसमें आएंगी? इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन, रेगुलेशन किसी भी टैक्स का, यानी टैक्स की बात है। गवर्नमेंट कुछ पैसा अगर बोरो करती है, कोई ऐसा बिल है जहां सरकार कह रही है हमको इतना पैसा बोरो करना पड़ेगा, तो वो एक मनी बिल है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये फंड होते हैं भारत सरकार के। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जहां आपके सारे टैक्स का पैसा जाता है, अगर उससे रिलेटेड कुछ उसमें पैसा जमा करना या उससे पैसा निकालने की कोई बात हो तो वो मनी बिल का ही हिस्सा है।
ठीक है। मनी का अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कि अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो मनी बिल का माना जाएगा। ठीक है। कोई एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करना है, भाई इसकी सैलरी बढ़ा दो घटा दो, तो वो मनी बिल माना जाएगा। ठीक है। या कुछ भी बात जो आर्टिकल 110 में दी हुई है वो सब बातें मनी बिल ही मानी जाएगी। अब जो मनी बिल है उसके पॉइंट्स क्या क्या याद करने हैं। ये केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही, ओनली विद द प्रेसिडेंट अप्रूवल। जब तक प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करेगा आप इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होगी इसको पास करने के लिए। स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको सर्टिफाई करेगा कि ये मनी बिल है या नहीं है। राज्यसभा के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती इसको अमेंड करने की या रिजेक्ट करने की, उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। मतलब वो कुछ भी सजेशन दे माननीय नहीं होगी, उसके पास केवल 14 दिन का समय होता है। ठीक है। और डेडलॉक की परिस्थिति आ ही नहीं सकती। डेडलॉक क्या होता है, जहां लोकसभा और राज्यसभा आपस में बात नहीं मान रहे हैं, अड़के खड़े हो गए हैं, तो राज्यसभा की बातें तो मानी ही नहीं जाएगी, यानी डेडलॉक की परिस्थिति तो होगी ही नहीं। ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास क्या ताकत है, या तो अपने पास उसको रख ले, ठीक है, या फिर उसको साइन कर दे। ठीक है। या तो उसको साइन कर दे या उसको अपने पास रख ले, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए वो उसको आगे नहीं भेज सकता, भाई दोबारा से संसद में उसको नहीं लेके आया जाएगा। ठीक है। ये तो था मनी बिल। अभी बात करते हैं कि फाइनेंस बिल क्या है। फाइनेंस बिल, अब फाइनेंस बिल क्या होता है ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 117 में। आर्टिकल 117 में फाइनेंस रिलेटेड, मनी रिलेटेड बातें इसमें होती है। ये मनी बिल से सिमिलर कैसे है, सिमिलर विद मनी बिल। मनी बिल से इसके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, पहले उसकी बात करते हैं। सिमिलैरिटीज क्या क्या है। पहली सिमिलैरिटी, तो इसको भी प्रायर अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट का, प्रायर अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट का। एक तो ये सिमिलैरिटी है। ठीक है। ये सिमिलैरिटी है। ठीक। और क्या सिमिलैरिटी है इसको देखिए कि ये भी केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। इसकी शुरुआत भी इंट्रोडक्शन ओनली इन लोकसभा, केवल लोकसभा में ही इसका इंट्रोडक्शन होगा। ये भी इसकी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब मनी बिल की तरह ये भी ये फीचर रखता है। लेकिन अलग क्या है, ये कैसे अलग है, इसमें ये है कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का अप्रूवल भी जरूरी है। मतलब लोकसभा से पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा की बातों की वैल्यू होगी। मनी बिल के केस में राज्यसभा के हाथ में पावर नहीं थी, लेकिन यहां लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा से भी पास करवाना जरूरी है। ठीक है। यानी डेडलॉक की परिस्थिति हो सकती है। अगर राज्यसभा नहीं माना तो डेडलॉक हो जाएगा, तो बात अड़ जाएगी। यहाँ पे मनी बिल के केस में बात अड़ नहीं सकती क्योंकि राज्यसभा के हाथ में कोई पावर ही नहीं है। और प्रेसिडेंट के हाथ में क्या पावर है, या तो प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट करेगा, या प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट करेगा, या प्रेसिडेंट इसको दोबारा से भेज देगा संसद के अंदर, रिकंसीडर के लिए भेज देगा। कहेगा जी मेरे को ये बात समझ नहीं आई, एक बार फिर से एक बार पुनर्विचार इसके ऊपर कर लीजिए। मनी बिल के केस में एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन होता है, रिकंसीडरेशन का ऑप्शन नहीं होता है। तो ये बातें थी फाइनेंस बिल को लेके। हम एक बार स्लाइड में देख लेते हैं। सिमिलैरिटी क्या है हमने देखी कि केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा और प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। ठीक है। ये जो है राज्यसभा के द्वारा भी रिजेक्ट या अमेंड करवाया जा सकता है, जबकि मनी बिल के केस में ऐसा नहीं था। ठीक है। यहां डेडलॉक का इवेंट हो सकता है, यानी ज्वाइंट सेशन के लिए प्रेसिडेंट बुला सकता है। अब ये ज्वाइंट सेशन क्या होता है, ज्वाइंट सेशन समझिए। अगर किसी बात पे, अगर किसी मुद्दे पे लोकसभा या राज्यसभा की बात बन ही नहीं रही है तो ज्वाइंट सेशन होगा। कैसे ज्वाइंट सेशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में ज्वाइंट सेशन नहीं होता है, मनी बिल के केस में ज्वाइंट सेशन नहीं होता है क्योंकि वहां राज्यसभा की वैल्यू ही नहीं है मनी बिल के केस में। ठीक है। अभी संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की भी बात बताऊंगी। तो ज्वाइंट सेशन में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुला लिया जाता है एक ही जगह, एक ही जगह बुला लिया जाता है। और जो लोकसभा का स्पीकर है, ठीक है, वो इसका हेड बन जाता है, वो इस मीटिंग का चेयरमैन बन जाता है, हेड बन जाता है। और इस ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट इस सेशन को बुलाते हैं। प्रेसिडेंट इस सेशन को बुलाएंगे, भाई आ जाओ आ जाओ, और आने के बाद लीडर किसको बना दिया जाएगा, स्पीकर को लीडर बना दिया जाएगा।
ठीक है, अगर स्पीकर एब्सेंट है, अगर स्पीकर एब्सेंट है तो किसको बनाएंगे? डिप्यूटी स्पीकर को इसका लीडर बना दिया जाएगा। अगर डिप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को नहीं बुलाएंगे। मैं फिर बोल रही हूं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को नहीं बुलाएंगे, इसको नहीं बुलाएंगे, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को बुलाएंगे। किसको? डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसको बुला के लाएंगे ज्वाइंट सेशन के लिए। ठीक है, तो ये ज्वाइंट सेशन होता है जहां दोनों को बिठा के फिर वार्तालाप हो रही है और सिंपल मेजोरिटी से बिल पेश कर देंगे, पास कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे चलते हैं, संवैधानिक संशोधन। सबसे पहले तो इसमें लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी इंट्रोडक्शन शुरू हो सकता है, कहीं से भी इंट्रोडक्शन शुरू हो सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई आपको लोकसभा से ही इंट्रोड्यूस करना है, कहीं से भी इंट्रोडक्शन शुरू हो सकता है। अब इसको पास करवाने के लिए लोकसभा से भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और राज्यसभा से भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अब मैं फिर से नहीं बताऊंगी स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है। ठीक है, लोकसभा से भी स्पेशल मेजॉरिटी, यूट्यूब पे जाना फर्स्ट वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। लोकसभा से भी स्पेशल मेजॉरिटी और राज्यसभा से भी स्पेशल मेजॉरिटी आपको चाहिए। अब ये पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट को इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में पावर नहीं रखता है, उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। दूसरा यहां पे डेडलॉक की परिस्थिति हो सकती है, लेकिन ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। डेडलॉक तो हो जाएगा भाई, मान लो राज्यसभा से बिल पास नहीं हुआ या लोकसभा से बिल पास नहीं हुआ, लेकिन ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। भाई ऐसा नहीं है दोनों को बिठा लिया लोकसभा राज्यसभा के लोगों को और मीटिंग करवा दी, ये काम नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, ये काम नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात? ज्वाइंट सेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं होगा, तो आप देखेंगे। और देखो, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल रहे हैं, तो कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है कि कैसे बदलना है? आर्टिकल 368 में पार्ट 20 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे किया जाएगा। पार्ट 20 आर्टिकल 368, ये प्रोसीजर हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से कॉपी किया था। कहां से? साउथ अफ्रीका से कॉपी किया था कि भाई कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलते हैं, साउथ अफ्रीका से हमने इसको कॉपी किया था। अब देखिए आर्टिकल 368 पार्ट 20। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बातें ऐसी होती है जहां पे स्टेट इफेक्ट होते हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पे स्टेट जो है इफेक्ट नहीं होते, स्टेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर स्टेट इफेक्ट हो रहे हैं किसी बिल से, जैसे जीएसटी आया तो स्टेट्स के रेवेन्यू पर काफी प्रभाव पड़ना था, तो यहां पे क्या होगा कि पार्लियामेंट से पास होने के बाद, पार्लियामेंट से पास होने के बाद ये बिल कहां जाएगा? ये बिल स्टेट के पास जाएगा। जब 50% स्टेट यानी 28 में से 14 स्टेट उस बात के लिए हाँ कह देंगे तभी वो चीज लागू होगी, वरना नहीं होगी। किस बिल में? अगर कोई ऐसा बिल है जहां से स्टेट प्रभावित हो रहा है तो स्टेट 50% स्टेट की भी मंजूरी जरूरी है। और अगर कोई ऐसा बिल है जहां स्टेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा बस यहां से इसको पास करवा लेंगे और सीधा प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। आपको स्टेट असेंबली में भेजने की जरूरत नहीं है, राज्यों के पास उस बिल को भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हर जगह स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। अभी स्पेशल मेजॉरिटी क्या है ये डिपेंड करता है कि आपने वो फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे देखी है या नहीं देखी है। ठीक है, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। मोटी मोटी बात हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ये बिल क्या होता है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल की तरह एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ प्रेसिडेंट की पहले अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। भाई पहले उसे पूछ के पेश करें ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकता है और इसमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी इसकी शुरुआत हो सकती है और स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत हो सकती है। यहाँ डेडलॉक हो सकता है लेकिन ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी उस डेडलॉक को खत्म करने के लिए। ठीक है, इफ
इफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिलेट्स टू द डिवीजन ऑफ पावर, ये क्या कह रहा है, अगर सेंटर और स्टेट दोनों को प्रभावित कर रहा है तो आपको आधे से ज्यादा स्टेट्स की भी मंजूरी, उनका भी रेटिफिकेशन चाहिए, ठीक। और ये क्या कह रहा है कि जो 24वां संवैधानिक संशोधन आया है 1971 का, 1971 का 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, इसमें क्या लिख दिया कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट को उस पे साइन करने ही पड़ेंगे। इट वुड ग्रांट हिज कंसेंट, ये अपना कंसेंट इसको देना ही पड़ेगा, वो इसको मना नहीं कर सकता। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 368 के अंदर इसकी सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। पार्ट 20 के अंदर इसकी सारी बातें लिखी हुई है, और पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो सकता है ये, या फिर स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी जरूरी है। कब जरूरी है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर। यानी मनी बिल की तरह यहाँ प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी की नीड पड़ेगी, ये सब बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब चलते हैं ऑर्डिनरी बिल की तरफ। ऑर्डिनरी बिल कौन सा होता है? कोई भी वो बिल जो ना तो मनी बिल है, ना ही वो फाइनेंस बिल है, और ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वो कोई सा भी बिल नहीं है। वो बिल क्या कहलाएगा? वो ऑर्डिनरी बिल कहलाएगा। ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है समझना। लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी इसका इंट्रोडक्शन शुरू हो सकता है। इंट्रो इसका शुरू हो गया, भाई सुना दिया खड़े होके, ये बिल, उसकी शुरुआत किसी भी हाउस से हो सकती है, हो गई। उसके बाद जब इसकी शुरुआत हो गई तो यहां पे भी सिंपल मेजोरिटी से ये बिल, सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास हो जाएगा, और यहां भी सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास हो जाएगा, ठीक है। यहां से जब पास हो गया तो ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो इसको एक्सेप्ट कर ले, या तो इसको रिजेक्ट कर दे, या तो इसको फिर से पुनर्विचार के लिए भेज दे कि एक बार फिर से रिकंसीडर कर लीजिए, कि फिर से एक बार इस पे विचार कर लीजिए। यानी ये मैटर फिर से कहां भेज दिया? लोकसभा और राज्यसभा में। अब अगर इन्होंने फिर से प्रेसिडेंट के पास इस बिल को यूं का यूं भेज दिया विदाउट एनी चेंज, यूं का यूं भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, अगेन प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो प्रेसिडेंट को उस पे साइन करने ही पड़ेंगे, अब वो मना नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट को उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अब वो मना नहीं कर सकता। ये होता है आपका ऑर्डिनरी बिल। और यहाँ लोकसभा या राज्यसभा में से एक भी हाउस अगर नहीं मानता है कि भाई हम तो नहीं पास करते इसको, कहीं अड़ा के रख दिया, रोक के रख दिया, तो क्या होगा? यानी डेडलॉक की जब परिस्थिति आ गई तो फिर वहां पे ज्वाइंट सेशन होगा। क्या होगा वहां पे? वहां पे ज्वाइंट सेशन होगा, संयुक्त सत्र, संयुक्त अधिवेशन होगा, यानी दोनों को बुला के फिर वोटिंग होगी, ठीक है। इस तरीके से ये अलग अलग तरीके के बिल होते हैं जिसपे हमने बात की। ऑर्डिनरी बिल में आप देखोगे सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, सेकंड हाउस के पास भी हर तरीके का ऑप्शन होता है, यानी राज्यसभा या लोकसभा। डेडलॉक जब भी हो जाए तो ज्वाइंट सिटिंग होगी, ठीक है, ज्वाइंट सेशन अनाउंस कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के सम्मन के बाद, यानी प्रेसिडेंट उस ज्वाइंट सेशन को अनाउंस कर देंगे, ठीक है। फिर जो प्रेसिडेंट है वो या तो एसेंट दे सकते हैं, या उसको मना रिजेक्ट कर सकते हैं, या उसको फिर से पार्लियामेंट में रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। तो ये आपका ऑर्डिनरी बिल था। मैं इन शॉर्ट आपको ये सारी बातें बता दूं। मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सबसे पहली बात मैं बता रही हूं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन का मतलब, मनी बिल कहां पे इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा ओनली। फाइनेंस बिल कहां होगा? लोकसभा ओनली। ऑर्डिनरी बिल कहां होगा? एनी हाउस, किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है। ये भी एनी हाउस, किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, ठीक है। दूसरा, प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। प्रेसिडेंट्स अप्रूवल की अगर हम बात करें तो ये प्रायर अप्रूवल नीडेड, प्रायर अप्रूवल नीडेड, यहां पे भी प्रायर अप्रूवल नीडेड, यहां पे नो प्रायर अप्रूवल नीडेड, और यहां पे भी नो प्रायर अप्रूवल। भाई पहले पूछना नहीं है प्रेसिडेंट से, ठीक है। राज्यसभा के पास पावर, नो पावर, ठीक है, कोई पावर नहीं है, बस 14 डेज के लिए भेजेंगे। यहां पे फुल पावर, यहां भी फुल पावर,
जैसी लोकसभा में है, और यहाँ भी फुल पावर, वो कुछ भी कर सकता है उस बिल के साथ। ठीक है, अब डेडलॉक की परिस्थिति अगर हम माने, भाई डेडलॉक कहाँ कहाँ क्रिएट हो सकता है, यहाँ नहीं होगा क्योंकि राज्यसभा के हाथ में कोई पावर नहीं है। यहाँ डेडलॉक होगा, यहाँ भी डेडलॉक हो सकता है, और यहाँ भी, क्योंकि जब भी दूसरे सदन में पावर है इट मीन्स वो इसको अड़ा के रख सकता है, वो इसको रोक के रख सकता है, वो इसको पास ना भी होने दे, ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद ज्वाइंट सेशन की अगर बात करें तो मनी बिल के केस में तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि राज्यसभा तो पावर ही नहीं रखता, तो यहाँ तो होगी ही नहीं। ठीक है, फाइनेंस बिल के केस में हो सकती है, ठीक, ज्वाइंट सेशन। अच्छा, फिर ऑर्डिनरी बिल के केस में भी हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में नो ज्वाइंट सेशन। सेकंड हाउस के पास पावर भी है लेकिन फिर भी ज्वाइंट सेशन नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है? प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट कर सकता है, इसको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, ये कर सकता है, लेकिन नो रिकंसीडरेशन, रिकंसीडरेशन के लिए फिर से नहीं भेज सकता। फिर है फाइनेंस बिल, एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, और रिकंसीडर के लिए भी भेज सकता है कि एक बार फिर से पुनर्विचार कर लीजिए। यहां भी एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, रिकंसीडर के लिए भी भेज सकता है। यहां पे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, ऐसी बात 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में लिखी हुई है, उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, वो और कुछ नहीं कर सकता, संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। तो ये हमने टाइप्स ऑफ बिल की बातें की। आई होप आपको एक आइडिया लगा, रिवीजन करने में आपको मदद हुई, और आपको एक बेस समझ आया कि बिल कितने तरीके के होते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।